अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ब्लैक मनी क्या है और इसकी कितनी किस्में होती हैं? स्विस बैंक पूरी दुनिया में क्यों मशहूर है और दुनिया के बड़े बड़े लोग इसमें पैसे क्यों रखवाते हैं और उनको इन बैंक्स में पैसे रखवाने का क्या फायदा होता है? ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ये कैसे की जाती है? हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े क्रिमिनल्स बड़े स्कैम करके, नशा आवर चीजों की सप्लाई करके, हथियारों की सप्लाई करके पैसे कमाते हैं और इनको वो अपने मुल्क से बाहर पहुंचा देते हैं। ये गवर्नमेंट की नजर से बचा के इसको दूसरे मुल्क कैसे पहुंचाते हैं और इनको गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ पाती? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ब्लैक मनी दो किस्म की होती है। एक वो जिसमें आप इलीगल काम करके पैसे कमाते हैं, जैसा कि नशा आवर चीजों की सप्लाई, हथियारों की सप्लाई, फ्रॉड वगैरह। और दूसरी किस्म वो होती है जिसमें आप सही काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन इन पैसों को आप गवर्नमेंट की नजर से दूर रखते हैं टैक्स वगैरह बचाने के लिए। और जब इन पैसों को आप अपनी लग्जरी लाइफ के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम का कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट की नजर में नहीं होता। अगर आप इन पैसों को खर्च करना चाहते हैं और करने जाएंगे तो एफबीआर और नैब जैसे अदारे आपके घर के बाहर खड़े होंगे। अब इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? इसका हल निकाला गया मनी लॉन्ड्रिंग, यानी अपने ब्लैक मनी को धुलाकर व्हाइट मनी में तब्दील करना। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। अब मनी लॉन्ड्रिंग के पहले स्टेप प्लेसमेंट को हम एक मिसाल से समझते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक बिजनेसमैन है और उसकी 2 फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री में वो कालीन बनाता है और दूसरी फैक्ट्री में वो हथियार बनाता है। तो वो क्या करता है कि अपनी एक फैक्ट्री को, यानी कालीन बनाने वाली फैक्ट्री को ही दुनिया के सामने शो करता है, जबकि उसका मेन बिजनेस तो हथियार बनाने का होता है, जो वो शो नहीं करता, यानी इलीगल काम कर रहा होता है। तो इसमें होता यह है कि वो अपने क्लीन बनाने वाली फैक्ट्री का प्रॉफिट ज्यादा शो करता है और इसके साथ ही वो पैसा, वो ब्लैक मनी जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री से आ रही थी, उसके साथ मिला के वो उसको बैंक में जमा करा देता है। तो इससे क्या होता है कि वो ब्लैक मनी को भी व्हाइट मनी में तब्दील कर देता है। इसका फायदा, यानी इस स्टेप का फायदा तभी होगा जब उसका जो लीगल बिजनेस चल रहा है वो कैश बेस हो। अब हम मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे स्टेप लेयरिंग को डिस्कस करते हैं। इसमें होता यह है कि पैसे को रोटेशन में घुमाया जाता है और इस पैसे को इस तरीके से घुमाया जाए कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको पकड़ ना पाए और सिर्फ आप ही को इसका एंड पॉइंट पता हो। इसका पहला स्टेप यह है कि ऐसी कंट्रीज को ढूंढा जाए जिनका पाकिस्तान के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट ना हो, यानी इनके मुल्क में हुई इन्वेस्टमेंट के बारे में वो पाकिस्तान को कुछ ना बताएं, जैसा कि पनामा, मॉरिशस और साइप्रस वगैरह। इनमें से ज्यादातर मुल्कों या आइलैंड्स की अपनी कोई इकोनॉमी नहीं होती और ये इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से ही चल रहे होते हैं। अब होता यह है कि क्रिमिनल्स इन मुल्कों की शेल कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, उन कंपनीज के थ्रू जो कि लीगल तरीके से काम कर रही होती हैं, जैसा कि कारपेट बनाने वाली कंपनी। और ये शेल कंपनीज क्या होती हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल खाली होती है, यानी इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होते, ये सिर्फ नाम की कंपनीज ही होती हैं। अब होता यह है कि एक शेल कंपनी दूसरी शेल कंपनी में इन्वेस्ट करती है, दूसरी तीसरी में करती है, तीसरी चौथी में करती है, और इसी तरीके से पैसे को 4 से 5 कंपनीज में घुमाया जाता है। और फिर जो एंड वाली शेल कंपनी होती है वो आपके पैसे को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, जैसा कि लंदन, स्विट्जरलैंड वगैरह। और इस स्टेप को इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जब पैसा इतनी शेल कंपनीज के थ्रू होके घूमता है तो उसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं रहती, सिर्फ आप ही को पता होता है आपके पैसे के बारे में। अब ब्लैक मनी की दूसरी किस्म, जिसमें पैसे तो लीगल तरीके से ही कमाए होते हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने पैसे को हवाला के जरिए दूसरे मुल्कों में शिफ्ट करते हैं। ये हवाला सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में कुछ डार्क शैडो कंपनीज काम कर रही होती हैं जो कि क्रिमिनल्स के पैसे को फिजिकली एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाती हैं। इसमें होता यह है कि ये डार्क शैडो कंपनीज कुछ परसेंटेज लेके क्रिमिनल्स को एक कोड दे देते हैं और वो ये कोड दूसरे मुल्क दिखाकर जिधर पैसा पहुंचाना होता है पैसे को वसूल कर लेते हैं। और ये हवाला सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सीक्रेट तरीके से काम करता है। अब रहा सवाल, स्विस बैंक इतने क्यों मशहूर है और दुनिया के बड़े बड़े लोग अपने पैसे को इन बैंक्स में ही क्यों रखते हैं?
और उनको इन बैंक में पैसे रखने का क्या फायदा होता है। देखें, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी जंगों में शरीक नहीं होता, बल्कि कोल्ड वॉर के टाइम पर भी ये न्यूट्रल रहा था। इसकी इकोनॉमी दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज में शुमार होती है और इसकी करेंसी हमेशा स्टेबल रहती है। यहाँ इन्फ्लेशन का बढ़ना ना होने के बराबर है और कभी बढ़े भी तो मैक्सिमम 1% तक जाती है। क्योंकि इसकी करेंसी स्विस फ्रैंक स्टेबल रहती है, तो हमारे जैसे मुल्कों में से जब पैसा स्विस बैंक में जाता है तो वो पड़े पड़े बढ़ता रहता है। इसकी रीजन ये है कि हमारी करेंसी स्टेबल करेंसी नहीं है और आज के दिन तक एक स्विस फ्रैंक 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। 1934 में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल को किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ शेयर करेगा तो इसको पनिशेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। अब इन स्विस बैंक की एक और खासियत है कि ये अपने कस्टमर को एक कोड के तहत भी अकाउंट ओपन करने की सहूलत देते हैं, जिसके तहत कस्टमर की डिटेल्स शो नहीं हो पाती, बल्कि उसकी आइडेंटिटी बस ये एक कोड ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।